हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। क्लियर। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, उसको इंट्रोडक्शन देखा था, उसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और 1v1 करके मैं आपको क्या करता हूँ, नोट डाउन भी करवा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपके एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आप उस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स थे, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट भी कर दिया, जिसमें समझने के साथ साथ आपका एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और देन एग्जाम्स में अगर आता है तो इसी तरीके से आप इस तरीके का लैंग्वेज यूज अगर करते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर। तो देखिए एडवांटेजेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्लियर। तो इसमें पहला था आपका क्लीननेस। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्लू गैसेस। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उससे इंजन को ऑपरेट कराते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई कंबसन, कोई रिएक्शन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। उससे क्या होता है कि ना तो इसमें किसी तरीके का स्मोक, ना फ्लू गैसेस, ना कोई इस तरीके के डेंजरस पार्टिकल जनरेट होते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है। क्लियर। आगे है आपका लेस स्टार्टिंग टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैन बी स्टार्टिंग विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। मतलब कि ये अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करें, इलेक्ट्रिक के अगर इंजन की बात करें, तो ये एक ऐसा इंजन है जो बहुत कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसका स्टार्ट हमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अपने लिए बहुत प्लस बेनिफिट है। ठीक है। कि ये तुरंत के तुरंत आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा और देन हम अपने सिस्टम को मूव आउट करा सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टाइम। The maintenance cost of an electric traction system is about half of that of the steam traction system। ठीक है। जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, वो स्टीम इंजन की बात करें, स्टीम लोकोमोटिव की बात करें तो उसके कंपेरिजन में लगभग लगभग आधा है। ठीक है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। क्या उसमें अगर मेरा 100 रुपया लगता था इसको मेंटेनेंस कॉस्ट में, तो यहाँ सीधे 50 लगेगा। मतलब 50% जो मेरा कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है। एंड ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इज क्विट लो। ठीक है। अगर मेरा स्टीम लोकोमोटिव होता था तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लग रहा था मेंटेनेंस में। ठीक है। पैसा तो लग ही रहा था, लेकिन उसको वो इस तरीके का बहुत कॉम्प्लेक्स इंजन होता था, बड़ा इंजन होता था। ठीक है। तो उसको मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर आपका एक तो मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम हो गया, दूसरा क्या हो गया, जो मेंटेनेंस का टाइम है वो भी क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। क्लियर। आगे देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क। द मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज डीसी सीरीज मोटर विच हैज वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर। मैंने वो क्या बोला कि अपने जैसे कोई ट्रेन है उसको मूव आउट कराना है तो उस टाइम पर अपने को काफ़ी ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो किस में संभव है, ये आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ही संभव है, बाकी किसी इंजन में संभव नहीं है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है। कि डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं जिसका स्टार्टिंग टॉर्क एसी एसी मोटर भी यूज करते हैं, लेकिन डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है इन सब में सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। तो हम लोग एसी मोटर भी यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो डीसी सीरीज मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क सारे मोटरों से सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसको स्पेशली हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। आगे देखिए हाई ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है। मतलब ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है कि अगर इंडियन रेलवे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये भीड़ को क्या करती है, एक साथ लेके चली जाती है। मतलब कि इसका ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिग है। इसमें एक साथ बहुत सारा इंजन कनेक्टेड, इंजन के साथ बहुत सारी बॉगी कनेक्टेड होती है। ठीक है। जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं। अगर हम लोग बस की बात करें तो 50-60 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम लोग बात करें तो कितने हज़ार लोग इसमें एक साथ सफ़र कर सकते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्लियर। as the electric locomotive have very high acceleration which makes the traffic handling capacity almost double of स्टीम लोकोमोटिव। ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बॉगी अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के एक साथ हम लोग सफ़र करा सकते हैं, जिसमें क्या है कि इनका जो एक्सेलरेशन होता है ना, काफ़ी, मान लीजिए कि अगर कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं और हमारे पास कार है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करते हैं कि किसी को बारात में लेके जाना है तो एक ही गाड़ी 3-4
बार आती जाती है, तो हम लोग उसमें स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो गाड़ी गई वहाँ पे छोड़ के आई, फिर आई यहाँ से लोगों को उठाई, फिर छोड़ के आई, फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव होता है उसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी फेरे लग जाते हैं। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो अगर हम लोग लोकल ट्रेन की बात करें जो कि स्पेशली मुंबई, कोलकाता, दिल्ली वगैरह में जैसे मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, यूज होती है, तो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे हम लोग चढ़ते हैं तुरंत ये ट्रेनें अपनी फुल स्पीड में आ जाती है और बहुत जल्दी फेरा लगा लेती है, ठीक है। उसके उसके चलते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी हो पाती है और भीड़ आसानी से बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, कि इसकी जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाई है। क्लियर। आगे देखिए, लेसर टर्मिनल स्पेस, ठीक है, लेसर टर्मिनल स्पेस, ठीक है। इसमें ये क्या है, एज द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज़ वेरी हाई ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी। अभी हम लोग ने देख दिया कि जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का क्या है कि जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एक्सेलरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो बहुत कम टाइम में ये क्या करती है कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप आउट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बहुत ज़्यादा पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो है कि ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्लियर। देयरफॉर इट नीड्स लेसर टर्मिनल बिकॉज क्विक डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर टू डेस्टिनेशन इज देयर एंड हेंस गैदरिंग इज रिड्यूस। कहने का मतलब ये है कि इसका जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत कम टाइम में पैसेंजर को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पे उनको पहुँचा के छोड़ के वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो पाता है, ठीक। जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होता तो अपने को बहुत ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे अगर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती तो अपने को बहुत ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता कि इतने सारे लोग आ जाते तो वो मतलब आपका अपना सामान लगेज लेके रुकते कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो टर्मिनल स्पेस की रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बिकॉज क्योंकि इसकी जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये होता है कि बहुत कम टाइम में ये अपने पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर देती है और बहुत सारे लोगों को बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो एडवांटेज है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। आगे देखिए आप लोग, जो नेक्स्ट चीज़ है उसको वन बाई वन करके हम लोग देख लेते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेविंग इन हाई ग्रेडिंग फ्यूल एंड एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फ्लो, ठीक है। देखिए एक बार इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेट का मतलब फिर से जनरेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के जनरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इस तरीके का हम लोग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। जब भी आपका ब्रेक लगता है, ठीक है, तो ब्रेक लगने पे क्या होता है कि आपका एक न्यू एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस न्यू एनर्जी को हम लोग बैक कर देते हैं सप्लाई के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने साथ क्या है, एडवांटेजेस है। दूसरा फायदा यह है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो अपना मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक शूज यूज होता है जो टाइम के साथ वो क्या होता है कि घिस जाता था, खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता था, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब कि प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग से निजात पा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग कैन बी अप्लाइड, ठीक है। ट्रैक्शन सिस्टम में रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई होता है, विच फीड्स बैक, वो फीड्स करता है बैक अबाउट 80% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई, ठीक है। जब भी हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मेरी एनर्जी जनरेट होती है और ये क्या करता है कि उस जनरेटेड एनर्जी को सप्लाई की तरफ क्या करता है, बैक कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपन क्या करते हैं कि जो एनर्जी है उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, बचा रहे हैं, नया एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर। ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग देयर इज लेस मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के कारण कि जो आपका मेंटेनेंस है ब्रेकिंग सिस्टम को वो लेस हो जाता है, अपना ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरा किसका, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम का। क्लियर है कि पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फिर से एनर्जी को जनरेट करके हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई को देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन एनर्जी को सेव कर रहे हैं, नया एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। क्लियर। आगे देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या है, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज क्विट लेस एज कंपेयर टू स्टीम लोकोमोटिव। ठीक है, कि जो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है ना, उसका जो हाइट होता है वो स्टीम लोकोमोटिव के कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देन कम होने से उसका फायदा क्या है। ठीक है, अब देखिए फायदा क्या है, विच रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब उसका हाइट कम है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, लोअर है, कम लगेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो इनका स्टीम लोकोमोटिव का हाइट होता है, सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन काम में क्या होता है कि जो इसका लोकोमोटिव की हाइट होती है वो स्टीम लोकोमोटिव से कम होती है, जिससे क्या होता है कि इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है, लोअर होता है, कम होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है देख लीजिए, दिस मेक द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मोर सुटेबल फॉर टेकिंग कर्वे टर्न्स एट हायर स्पीड। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्रैक में अब आपका कर्व है, मूवमेंट है, तो वहां ट्रेन हाई स्पीड के साथ क्या करती है, टर्न ले सकती है। अगर यही आपका लोकोमोटिव का हाइट ज़्यादा होता और हाई स्पीड के साथ अगर वो टर्न लेती तो वहाँ पे वो ट्रेन क्या हो जाती, पलट सकती थी। ठीक है, तो ये अपना सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसका हाइट कम होता है, और हाइट कम होने से क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्शन है वो कम लगता है, जिसका एडवांटेज यही है कि जब भी अपना कोई शार्प टर्न होता है तो वहाँ पे ट्रेन आपका हाई स्पीड के साथ टर्न ले सकती है। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही हाइट ज़्यादा होती तो जो ट्रेन है वो आपका कर्व पे मतलब कि मुड़ते वक्त क्या होती है, आपकी पटरी से बाहर आ सकती है, कोई हादसा हो सकता है। क्लियर, आगे देखिए, सेविंग इन हाई ग्रेड फ्यूल। क्लियर, तो देखिए, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेव हाई ग्रेड कोल विच क्विट डिफिशियंट इन इंडिया। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो हाई ग्रेड कोल, अगर हम लोग स्टीम लोकोमोटिव यूज कर रहे हैं तो उसमें हाई ग्रेड कोल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हाई ग्रेड कोल से क्या होता है कि हम स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम से हम लोग क्या करते हैं कि आपका इंजन को ऑपरेट कराते हैं। तो और ये हाई ग्रेड कोल है जो अपने इंडिया में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। अगर ऐसा होता तो हमको बाहर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, मंगाना पड़ता, तो अपने बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपन बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हो, हाइड्रो पावर से कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर सकते हैं, या थर्मल पावर प्लांट में कर सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में उस तरीके का हाई ग्रेड कोल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई ग्रेड कोल है उसको हम लोग बचा सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस produced by reciprocating masses, the coefficient of adhesion is more for electric traction। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन होता है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि दिस रिड्यूसेस वेट टू पावर रेशियो ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या होता है कि वेट टू पावर रेशियो, ठीक है, जो आपका वेट टू पावर रेशियो है वो क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका किसके लिए, स्टीम सॉरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एडवांटेज जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक है। ठीक है, उस ड्रॉबैक के भी हम लोग 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका एडवांटेज हो गया, और इसका जो डिसएडवांटेज है वो भी हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेज है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज़ वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, इसका जो एक तो होता है कैपिटल कॉस्ट, दूसरा होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है जब हम लोग इसको बनाते हैं पूरे सिस्टम को, तो उसका कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, उस तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाते हैं, सब स्टेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर, आगे, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ए पावर फेलियर फॉर फ्यू मिनट्स कॉजेज डिस्टोर्शन इन ट्रैफिक। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो आपका इंजन चलेगा वो इलेक्ट्रिक सप्लाई की बदौलत ही चलेगा। इन केस अगर मेरा पावर फेल हो जाता है तो जो ट्रेन जहाँ है वहीं रुक जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग मतलब मूव नहीं करा सकते। अगर हम लोग सिंपल बात करें
कि अगर मुंबई में अगर पावर फेलियर हो जाए तो जो लोकल ट्रेन रोज कितने लाखों लोग सफ़र करते हैं, तो वो मतलब जनजीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि क्योंकि हम लोग इसको और मीडियम की सहायता से हम लोग इसको चला नहीं सकते हैं। तो जैसे तो इसके लिए अपने को रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, अगर इन केस पावर फेल हो जाता है तो हम जो हमारा जो भी सिस्टम है जहाँ का तहाँ वही ठप रह जाएगा, जब तक वो सिस्टम फिर से फंक्शन में नहीं आएगा ये मेरी पूरी की पूरी जो रेलवे सिस्टम है ऑपरेट नहीं हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड ओनली एट प्लेसेस विच आर इलेक्ट्रीफाइड। मान लीजिए कि इस तरीके का ट्रैक्शन हम लोग वहीं पर यूज करते हैं कि जो रूट मेरा इलेक्ट्रीफाई है, जो रूट मेरा इलेक्ट्रीफाइड नहीं है वहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो देन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे इंजन चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिक इंजन की जगह फिर से हमारा डीजल इंजन लगता है। कहने का मतलब ये है कि आगे जो है वो आपका जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक नहीं है। तो देन हमको ट्रेन को आगे लेके जाना, तो हम लोग इंजन चेंज करते हैं, डीजल इंजन लगाते हैं, फिर से उसको हम लोग लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम हम लोग वहीं यूज करते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा रूट आपका इलेक्ट्रीफाइड हो। क्लियर। पावर लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कॉज डिस्टोर्शन इन नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन। हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो ट्रैक है उसके ऊपर ओवरहेड दोनों साइड में आपका हम लोग पोल लगाते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका कंडक्टर होता है, जो आपका वायर है, उसको क्रॉस कराते हैं और उसी से हम लोग क्या करते हैं सप्लाई लेते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि उसके आसपास जो भी मतलब कि जो भी नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन है उसमें डिस्टोर्शन होना चालू लगता है। अगर कोई टेलीफोन की लाइन हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी की लाइन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि या आपका मोबाइल टावर्स हो, तो जब भी जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं तो घड़घड़ाहट आने लगता है, या मेरी फ़ोन हम लोग जब भी सुनते हैं तो उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके की ये क्या करेगा कि ये हाई पावर लाइन जो है ना आसपास के कम्युनिकेशन लाइन को इफेक्ट करेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने को वॉइस क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिस्टम को ये क्या करता है डिस्टर्ब कर देता है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर। आगे देखिए, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम प्रोविजन ऑफ नेगेटिव बूस्टर इज नेसेसरी। यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नेगेटिव बूस्टर कहाँ पे यूज होता है। तो जो अपना नेगेटिव बूस्टर है वो आपका यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है, और क्यों यूज होता है वो देखिए, अदरवाइज इट रिजल्ट इन कोरोजन ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। अगर हम लोग बहुत क्या करते हैं उसमें अंडरग्राउंड पाइप्स होती है। ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव बूस्टर का यूज नहीं करें तो जो अंडरग्राउंड पाइप्स यूज हो रही है उसमें कोरोजन इफेक्ट आ जाएगा। कोरोजन इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स है ना, ठीक है, जो आपका जो भी स्टील का आयरन का जो भी बना हुआ है, कोरोजन इफेक्ट उसमें जंग लगते ही वो पूरी की पूरी पाइप क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी। ठीक है, और पूरा सिस्टम उसकी वजह से मेरा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फ्यू पॉइंट्स थे जिसमें आपको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।